नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जी की आर्ट पर मैं अनुज श्रीवास्तव एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। छात्रों, आज काफ़ी गर्मी भी है, लेकिन इस गर्मी में भी आपके लिए जो मैं मेहनत कर रहा हूं, उस मेहनत से अगर आपको सफलता मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। वैसे भी जो छात्र मुझसे ऑफलाइन क्लासेस किए हैं, जो क्लास वगैरह में बैठकर देखे हैं, तो मैं जिन संस्थानों में पहले कार्य किया हूं या आज भी जो मेरा संस्थान है नई दिशाएं जिसमें मैं कार्य कर रहा हूं, उसमें आप मेरी मेहनत को देखे होंगे। तो ये गर्मी पसीना मेरे लिए कोई विशेष मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो चीज़ें आपको कितनी समझ में आ रही है बातें। अगर वो समझ में आ रहा है तो मेरा पढ़ाना सार्थक है, अगर वो नहीं आ रहा है तो फिर मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें जो मैंने मेहनत किया वो सब के सब बेकार है। तो छात्रों, मैं बता देना चाहता हूं कि अभी तक डाइजेस्टिव सिस्टम को जो मैं पढ़ा रहा हूं उसका 3 वीडियो अपलोड हो चुका है और वो तीनों वीडियो आप ज़रूर देख लिए होंगे। जो छात्र YouTube चैनल पर मेरे पहली बार वीडियो को देख रहे होंगे, उन छात्रों से मैं आग्रह करूंगा कि आप डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीटली यानी कि ढंग से समझने के लिए सारे क्वेश्चन इससे बने, कोई क्वेश्चन ना छूटे, तो आप मेरे पहले के डाले गए तीनों वीडियो को भी ज़रूर देख लेंगे। वैसे जो चीज़ें मैं आज पढ़ाने जा रहा हूँ उस डाइजेस्टिव सिस्टम को ही पढ़ाने जा रहा हूँ जहाँ तक मैंने पढ़ाई को अभी छोड़ा हुआ था। तो आपको पता है कि जो हम भोजन करते हैं उस भोजन में मुख्यतः 3 ही एलिमेंट्स प्रमुख रूप से हमारे बॉडी में जाते हैं, जो मेजर कॉम्प्लेक्स फूड के रूप में रहते हैं। और वो 3 पार्टिकल्स जो होते हैं वो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बिग पार्टिकल्स होते हैं, और उसी बिग पार्टिकल्स का पाचन करना होता है। उस पाचन की कराने वाली जो भी एंजाइम है या पाचन जिन अंगों में होता है, इसी चीज़ को हम डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। तो हमने जिन चीज़ों को अभी तक पढ़ा है उसमें हमने यही पढ़ा है कि भोजन के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका पाचन हमारे माउथ में हुआ था, इस बात को मैं बता चुका हूँ। उसके बाद भोजन का ही एक और कंपोनेंट था जिसमें आपका प्रोटीन था, उस प्रोटीन का पाचन स्टोमक में हो चुका था, आमाशय में हुआ था। हालांकि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन ये दोनों 100% नहीं हुआ था, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका पाचन हो चुका था। बाकी एक एलिमेंट्स अभी भी भोजन का ऐसा है जिसका पाचन अभी नहीं हुआ है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत जो हम ऑर्गेन को पढ़ रहे थे उसमें हम लोगों ने पहला ऑर्गेन पढ़ा था माउथ के बारे में, और माउथ में किस चीज़ का पाचन हुआ था? कार्बोहाइड्रेट का। उसके बाद ओएसोफेगस के बारे में पढ़े थे, यानी फूड पाइप के बारे में पढ़े थे। फूड पाइप में भोजन का पाचन बिल्कुल नहीं होता है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई ग्लैंड्स होता भी नहीं है, किसी भोजन के पार्टिकल्स का पाचन भी नहीं होता है। लेकिन तीसरा उसके बाद हम लोग पढ़े थे एस्टोमक, और एस्टोमक में जिस फूड पार्टिकल्स का पाचन हुआ था वो कौन था? प्रोटीन। और एस्टोमक के बाद अब भोजन कहाँ पहुँचता है? तो अब भोजन पहुँचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अभी इन स्मॉल इंटेस्टाइन में जब पहुंचेगा भोजन, यानी छोटी आंत में जब ये भोजन पहुंचेगा, तो छोटी आंत में भोजन के किस पार्टिकल का पाचन होगा, यही चीज़ हमको अब समझना है। माउथ में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कराने वाला जो एंजाइम था उसमें टाइलिन एंजाइम था। उसी तरह से जो स्टोमक में प्रोटीन का पाचन हुआ था वहाँ पर पेप्सिन एंजाइम निकलकर प्रोटीन का पाचन करा दिया था। तो अब यहाँ सवाल उठता है कि जो अभी तक फैट का पाचन नहीं हुआ है, लिपिड्स का पाचन नहीं हुआ है, उस फैट का पाचन अब कहाँ होगा? तो उस फैट का पाचन अब स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। आइए हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो ये भी एक डाइजेस्टिव ऑर्गन है, और इस डाइजेस्टिव ऑर्गन को हम हिंदी में कहते हैं छोटी आंत। वैसे आपको पता है कि छोटी आंत की तरह ही एक और डाइजेस्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम बड़ी आंत कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो छोटी आंत के बाद भोजन पहुंचता है लार्ज इंटेस्टाइन में। पहले भोजन कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। सबसे पहले भोजन को हम लोग माउथ में रखे, मुंह में रखे, मुंह से भोजन कहाँ पहुंचेगा? फूड पाइप में, ओएसोफेगस में। ओएसोफेगस से भोजन कहाँ पहुंचेगा? स्टोमक में। स्टोमक से भोजन कहाँ पहुंचेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन पहुंचेगा लार्ज इंटेस्टाइन में। लेकिन छोटी आंत जब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन पहुंचता है तो यहीं पर भोजन का कंप्लीटली पाचन हो जाता है। यहाँ अब बड़ी आंत में भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि पाचन का अंतिम रूप से क्रिया सारा स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाता है।
ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन कि भोजन का अंतिम रूप से पाचन हमारे किस ऑर्गन में होता है, किस डाइजेस्टिव ऑर्गन में होता है। आपका आंसर क्या बनेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये भोजन पहुंचेगा तो सबसे पहले हम जानते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में कुछ बातें। और हम आपको बता दें कि स्मॉल इंटेस्टाइन की अगर लेंथ की बात कर दी जाए तो इसका लेंथ होता है 6 से 6.25 मीटर, यानी 6 मीटर से 6.25 मीटर के बीच इसका पूरा लेंथ होता है, ये लंबाई होता है। अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ होता है वह लेंथ होता है 1.5 मीटर से 2 मीटर। अब आपके मन में एक प्रश्न जाएगा कि इसका नाम है छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इसका लेंथ है 6 से 6.25 मीटर। इसका नाम है बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, और इसका लेंथ है 1.5 से 2 मीटर। ये क्या मतलब बताया गया? ये कैसे संभव है? जो छोटा है उसका लेंथ बड़ा दिख रहा है यहाँ पर, जो बड़ा है उसका आपने लेंथ छोटा बता दिया। जी हाँ, ऐसे ही है। अब रही बात कि ऐसा क्यों कहा जाता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो 6 से 6.25 मीटर तो है, लेकिन इसका जो डायमीटर है वो डायमीटर कम है, यानी इसका व्यास कम है। लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका डायमीटर ज़्यादा होता है, लेंथ कम होता है। तो डायमीटर इसका ज़्यादा होने के चलते इसका लार्ज इंटेस्टाइन नाम रखा गया है, और इसका डायमीटर चूंकि कम होता है तो इसीलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन रखा गया है। अब देखिए, इतना ज़्यादा होता है, 6 से 6.25 मीटर हमारे बॉडी के अंदर ये स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। तो 6 से 6.25 मीटर तो हमारी इस पूरे अगर बॉडी की लंबाई को भी माप दिया जाए तो उतना नहीं हो पाएगा। तो इतने मतलब शरीर में इतना ज़्यादा लेंथ में कैसी स्मॉल इंटेस्टाइन स्टोर हो गया है? तो देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे बॉडी में किस तरह से रहता है। ये कुछ इस प्रकार से रहता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन इस प्रकार से हमारे बॉडी में है, यानी कि बिल्कुल ये जो ना घुमावदार तरीके से ये एक जगह इकट्ठा है हमारे बॉडी के अंदर। ये घूम घूम कर ये इकट्ठा हुआ है। अगर हम इसको फैला दें, बॉडी से निकालकर बाहर फैलाएं, तो ये काफ़ी लंबा है, 6 से 6.25 मीटर है, लेकिन ये घुमावदार रहता है, इसीलिए छोटा दिखाई देता है। अब देखिए यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन कहाँ से पहुँचा था? स्टोमक से। तो स्टोमक के तो बारे में मैंने बताया था ना कि ये आपका देखिए ये स्टोमक है, और यहाँ से ये भोजन कहाँ पहुँचा है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये हो गया आपका स्टोमक। आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि स्टोमक से भोजन सबसे पहले किस ऑर्गन में पहुंचता है? तो स्टोमक से भोजन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के जो 3 पार्ट हैं उसमें एक पार्ट है ड्यूडेनम, दूसरा पार्ट है जेजुनम, और तीसरा पार्ट है इलियम। तो ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम ये तीनों के तीनों स्मॉल इंटेस्टाइन के ही पार्ट हैं। अब देखिए कैसे कैसे क्या है। ये स्टोमक से जब भोजन पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो वहां से लेकर यहां तक का हिस्सा, ये यहां तक का हिस्सा ये कहलाता है ड्यूडेनम, और यहां से लेकर जो यहां तक का हिस्सा होता है ये कहलाता है जेजुनम। इसको हम कहते हैं जेजुनम। और फिर जेजुनम वाले हिस्से से लेकर जहां से लार्ज इंटेस्टाइन की शुरुआत होती है वहां तक के हिस्से को हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं इलियम। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट हो गए, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। अब देखिए यहाँ पर भोजन स्टोमक से तो पहुंचा सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेकिन आपसे प्रश्न क्या पूछ देगा कि भोजन स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के किस पार्ट में सबसे पहले पहुंचता है, किसमें सबसे पहले पहुंचता है? तो सबसे पहले ये भोजन किसमें पहुंचा है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। यानी इस अमाशय से सबसे पहले भोजन छोटी आंत के किस अंग में पहुंचता है? तो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुंचता है। ये ध्यान रखेंगे। अब ये लाइन बाय लाइन जो मैंने बातें लिखवाई हैं उसको लाइन बाय लाइन ही आपको याद भी करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही भोजन आगे की ओर बढ़ते जाएगा। ये याद कैसे हो पाएगा छोटी आंत के तीनों पार्ट? देखिए बहुत आसान है। यहाँ पर देखिए शब्द को पढ़िए, ये दोनों लेटर अगर आप मिलाएंगे तो यहाँ डी जे
और डीजे का तो नाम सुने होंगे आप, बर्थडे पार्टी शादी वगैरह में जिस पर हम लोग थिरकते हैं, नाचते हैं, डीजे एक साउंड। तो डीजे साउंड, और डीजे साउंड क्या हो रहा है आपके घर में, आई मैंने आने वाला है, डीजे आई, डीजे आई, आसानी से आप इसको याद कर लेंगे। डीजे आई, डी ड्यूडेनम, जे जेजुनम, आई इलियम। तो ये 3 पार्ट हो गए आपके छोटी आंत के। तो छोटी आंत में सबसे पहले ये भोजन किस पार्ट में पहुंचा आमाशय से? ड्यूडेनम वाले पार्ट में पहुंचा। अब देखिए, जब ये भोजन छोटी आंत में पहुंचेगा, यहां मैं इसको हटा रहा हूं, मिटा रहा हूं मैं इसको। जब ये भोजन छोटी आंत में पहुंचेगा तो छोटी आंत में पहुंचने के बाद यहां पर भोजन का पाचन होगा, और भोजन का पाचन सबसे पहले किस में होगा? ड्यूडेनम वाले पार्ट में होगा। तो हम आपको ये भी बता दें कि इस छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट से यहां पर एक ग्लैंड्स जुड़ा रहता है, यहां पर एक ग्लैंड्स जुड़ा रहता है, जिस ग्लैंड्स को हम नाम देते हैं लीवर, इसको हम कहते हैं लीवर। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि लीवर किससे जुड़ा होता है, तो छोटी आंत से जुड़ा होता है। छोटी आंत के किस पार्ट से जुड़ा होता है? ड्यूडेनम वाले पार्ट से जुड़ा होता है। अब इस लीवर के द्वारा जो भी जूस बनाया जाएगा या फिर एंजाइम बनाया जाएगा, वो जूस या एंजाइम आकर किस में गिरेगा? छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में गिरेगा। एक बात आप याद रखिएगा हमेशा कि भोजन कभी भी लीवर में नहीं जाता है, लीवर में नहीं जाता है भोजन। ऐसा नहीं समझ लेंगे कि भोजन लीवर में जाएगा या पैनक्रियाज में जाएगा, जी नहीं, भोजन जाएगा छोटी आंत में। छोटी आंत में सबसे पहले किस पार्ट में? डेडुनम वाले पार्ट में। और इस डेडुनम वाले पार्ट से ही क्या जुड़ा हुआ है? लीवर जुड़ा हुआ है, जो एक ग्लैंड है, जो एक ग्रंथि है। अब इस ग्रंथि से जो एंजाइम निकले या जो भी जूस निकले, वो जूस निकल कर यहाँ से ड्यूडेनम वाले पार्ट में गिरेगा, छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में गिरेगा। और ड्यूडेनम वाले पार्ट में जो भी भोजन का पार्टिकल्स हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो या प्रोटीन हो या लिपिड्स हो, जो भी हो, उसका उसमें क्या होगा? पाचन होगा, उसका पाचन होगा। तो ये पाचन यहां पर क्यों हुआ ड्यूडेनम वाले पार्ट में? क्योंकि यहां पर लीवर के द्वारा निकाला गया जूस या एंजाइम आकर इसमें गिरता है। तो इस बात को आप एकदम ध्यान रखेंगे कि भोजन हमारे लीवर में नहीं जाता है। ये कभी नहीं कि ज़्यादा भोजन करेंगे तो लोग कहते हैं कि लीवर फट जाएगा। अरे लीवर नहीं फटेगा भाई जी, लीवर क्यों फटेगा? लीवर के अंदर थोड़ी भोजन जा रहा है, भोजन तो जा रहा है स्टोमक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ये भोजन कभी भी लीवर में नहीं आता है। लीवर से जो जूस या एंजाइम निकलता है, वो जूस या एंजाइम निकल कर भोजन के पार्टिकल्स का पाचन कराता है वो। यहाँ पर एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, अगर आपसे कोई बंदा ये पूछे कि हमारे शरीर के अंदर लीवर किधर होता है, लेफ्ट साइड में होता है या राइट साइड में होता है, तो ये राइट साइड में होता है। जबकि स्टोमक जो होता है वो स्टोमक लेफ्ट साइड में होता है। स्टोमक लेफ्ट साइड में होता है और लीवर राइट साइड में होता है। तो इस लीवर के ठीक पीछे एक और ग्लैंड्स होता है जो यहाँ छुपा रहेगा, मतलब दिखाई यहाँ पर नहीं देगा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इस लीवर के जस्ट अपोजिट यानी पीछे एक और ग्लैंड्स होता है जिसको हम कहते हैं पैनक्रियाज। इसी के जस्ट पीछे रहेगा क्या? पैनक्रियाज। अब पैनक्रियाज तो आप समझते ही हैं, अग्न्याशय। अग्न्याशय भी एक ग्लैंड्स है, ये भी एक ग्रंथि है, लीवर भी एक ग्रंथि है। ये दोनों ग्रंथि एक ही जगह रहता है। लीवर आगे रहता है, पैनक्रियाज उसके जस्ट पीछे रहता है। यानी राइट साइड में आपका लीवर है, तो राइट साइड में ही लीवर के जस्ट पीछे क्या रहेगा? पैनक्रियाज रहेगा। अब इसको हम जब चार्ट से बताएंगे, अभी फिगर से तो आपको समझ में आ जाएगा, जब इसको हम अलग करके थोड़ा दिखाएंगे। लेकिन पहले यहाँ पर देखिए, ड्यूडेनम पहला पार्ट हो गया छोटी आंत का, जहाँ पर भोजन गया, स्टोमक से भोजन ड्यूडेनम में गया। इस ड्यूडेनम वाले पार्ट से 2 ग्लैंड जुड़े हुए हैं, लीवर और पैनक्रियाज। तो सबसे पहले हम ड्यूडेनम के बारे में ही पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम ड्यूडेनम के बारे में, और ड्यूडेनम में भी सबसे पहले किस ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे? लीवर के बारे में पढ़ेंगे। लीवर जिसको हम हिंदी में यकृत कहते हैं या इसी को उर्दू में जिगर कहते हैं। तो लीवर या यकृत या जिगर ये डेडुनम वाले पार्ट से जुड़ा हुआ है। अब लीवर के बारे में तो इतने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मत पूछिए। कोई भी एग्जाम हो उसमें लीवर से तो क्वेश्चन आते ही रहता है। सबसे पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि स्टडी ऑफ लीवर क्या कहलाएगा? स्टडी ऑफ लीवर यानी लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे हिपाटोलॉजी।
लीवर के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी। उसी तरह से देखिए लीवर एक ग्लैंड्स है, ये भी एक छोटा सा ऑर्गेन है ना जी। तो जितने भी हमारे शरीर के ऑर्गेन है उसका बेसिक यूनिट क्या होता है? सेल होता है। जो भी हमारे शरीर के ऑर्गेन है वो सब किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। तो लीवर भी सेल से बना होगा। तो लीवर किस टाइप के सेल से बना हुआ है? यानी लीवर में जो सेल पाई जाती है उस सेल को हम क्या कहते हैं? तो लीवर के अंदर जो सेल पाई जाती हैं उस सेल को हम कहते हैं हिपैटिक सेल। हिपैटिक सेल। और याद रखिएगा हिपैटो शब्द मिले या हिपैटिक शब्द मिले, इसका मतलब हमेशा बायोलॉजी की भाषा में लीवर ही होता है। तो यहाँ पर हिपैटिक सेल पाई जाती हैं लीवर के अंदर। और इस सेल के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे शरीर में जितने भी ऑर्गन के पास सेल हैं उस सभी सेलों ने अलग अलग ऑर्गन का निर्माण किया है। लीवर के अंदर भी एक सेल पाई गई जिसका नाम क्या हुआ? हिपैटिक सेल। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि सबसे अधिक रीजेनरेशन पावर किस सेल में होता है तो आपका जवाब क्या होगा? लीवर सेल में, जिसको हम क्या कहते हैं? हिपैटिक सेल कहते हैं। सबसे ज़्यादा रीजेनरेशन का प्रोसेस ये करता है। यानी आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर लीवर के बारे में कोई पूछे कि लीवर का निर्माण कितने दिन में हो जाता है तो मात्र 21 दिन में ही लीवर बन जाता है। इतने तेज़ी में रीजेनरेट होता है ये सेल, इतना ज़्यादा तेज़ी में बनता है कि 21 दिन में ही लीवर को बना देता है। इसीलिए मैं आपसे ये बता देना चाहता हूँ कि अगर किसी दोस्त का मान लेते हैं कि लीवर खराब हो गया, कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका लीवर खराब हो गया, आपका लीवर बिल्कुल फिट है, सही है, तो आपसे कहा गया कि आप अपने लीवर के कुछ हिस्से को उस व्यक्ति को डोनेट कर दीजिए, दे दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपसे कहा गया कि आप अपने लीवर के 20% या 30% या 40%, 80% तक, 80% तक भी अगर आपसे कहा जाए कि आप अपने लीवर को अपने मित्र को डोनेट कर दीजिए, तो जब आप डोनेट करेंगे तो आपके पास जो 100% लीवर अभी तक परफेक्ट था, आपने उसमें से 80% क्या किया? डोनेट कर दिया। आपके पास अब 20% ही लीवर सही है। तो 20% ये जो लीवर सही है ना, ये 20% जो अभी तक हेपैटिक सेल आपके लीवर में बची हुई हैं, ये महज 14 से 15 दिन के अंदर फिर से आपके लीवर को बना देगी, उतना कंप्लीट करा देगी, नहीं फिर से सही कर देगी। और जो आपके दोस्त के पास जब गया तो दोस्त के पास आपका क्या है कि 80% आपने अपना लीवर डोनेट कर दिया है, 80% लीवर को दिया है। अब उसके पास 20% लीवर की ही और आवश्यकता है जो उसके पास नहीं है। ये 80% वाले जो इसमें हेपैटिक सेल पाई जाएगी वो महज 3 से 4 दिन के अंदर जो है 100% कंप्लीट करा देगी। तो आप समझ सकते हैं कितना तेज़ी में ये रिजेनरेट होता है। सबसे ज़्यादा अगर सेल किसी बॉडी के अंदर के ऑर्गन का बनता है तो कौन बनता है? लीवर सेल। बहुत तेज़ी में ये रिजेनरेट होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि लीवर में किस टाइप की सेल पाई जाती हैं? हिपैटिक सेल। लीवर के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? हिपैटोलॉजी कहते हैं। अब देखें यहाँ पर एक और बात कि लीवर जो है वो सबसे हेवीएस्ट ऑर्गन है। हमारे बॉडी का सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन कौन सा है? लीवर। ये ध्यान रखेंगे कि सबसे भारी अंग अगर हमारे शरीर का कोई है तो वो कौन सा है? लीवर है। सबसे भारी इसलिए कहा जाएगा क्योंकि इसका अगर वेट कोई पूछेगा कितना होता है तो इसका वेट होता है 1.5 से 1.7 kg। 1.5 से 1.7 kg इसका वेट होता है लीवर का, इसीलिए हमारे बॉडी का सबसे हैवीएस्ट ऑर्गन कहा जाता है। अब इसके बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। देखिए यहाँ पर एक और चीज़ को देख लीजिए, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर। हमारे शरीर में जितनी भी ग्रंथि पाई जाती हैं उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? लीवर है। लीवर से बड़ा कोई भी ग्रंथि नहीं है। यहाँ पर ध्यान देंगे, मैंने जो बताया है कि ये हैवीएस्ट ऑर्गन है। लार्जेस्ट ऑर्गन
मैंने नहीं बताया है। लार्जेस्ट ऑर्गेन, लार्जेस्ट यहाँ पर ग्लैंड लिखा है, क्योंकि ऑर्गेन के बारे में जब कहा जाएगा तो वहां पर हो जाएगा स्किन। सबसे बड़ा अंग हमारा जो है स्किन है, लेकिन लार्जेस्ट ग्लैंड पूछा जाएगा तो लार्जेस्ट ग्लैंड क्या होगा? लीवर होगा। हैवीएस्ट ऑर्गेन पूछा जाएगा कि सबसे भारी अंग का नाम बताइए, तब भी आपका आंसर क्या बनेगा? लीवर बनेगा। अब देखिए इस लीवर के द्वारा क्या बनाया जाता है। तो लीवर चूंकि एक ग्लैंड्स है, और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जो भी ग्लैंड्स होते हैं वो या तो जूस बनाएंगे, या फिर एंजाइम बनाएंगे, या फिर हार्मोन बनाएंगे। तो हार्मोन से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, हमें है कि भोजन के पार्टिकल्स का पाचन कराना है, और भोजन के पार्टिकल्स का पाचन या तो जूस कराएंगे या फिर एंजाइम कराएंगे। तो लीवर से जो जूस निकलता है उस जूस को हम नाम क्या देते हैं? तो लीवर से निकलने वाले जूस को हम कहते हैं बाइल जूस। बाइल जूस यानी हिंदी में इसको क्या कहते हैं? पित्त रस। पित्त रस। अब देखिए इस लीवर के द्वारा जो जूस बनाया गया बाइल जूस, उस बाइल जूस का निर्माण लीवर में होगा, लेकिन ये स्टोर कहाँ होता है? तो इस प्रोसेस को यहां पर थोड़ा सा समझ लीजिए। ये जैसे मान लेते हैं ये हो गया लीवर, है ना, ये हो गया लीवर, और इस लीवर का जुड़ाव किससे है? इसका जुड़ाव है ड्यूडेनम वाले पार्ट से। ये हम दिखा दिए कि ये ड्यूडेनम वाले पार्ट से है। अब देखिए यहां पर क्या है, इस लीवर के जस्ट पीछे मैंने क्या बताया था? पैनक्रियाज। और इस पैनक्रियाज की स्थिति को यहां पर मैं दिखा दे रहा हूं। देखिए यहां पर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी पत्ती के डिजाइन में ये होता है पैनक्रियाज। ये होता है पैनक्रियाज। ये हो गया पैनक्रियाज। और इसी लीवर से ठीक नीचे थैलीनुमा आकृति में एक बॉक्स होता है जिसको हम नाम देते हैं गॉल ब्लैडर। ये गॉल ब्लैडर है। ये गॉल ब्लैडर है। गॉल ब्लैडर जिसको हम कहते हैं पित्ताशय। पित्ताशय। ये गॉल ब्लैडर हो गया पित्ताशय, ये हो गया पैनक्रियाज, और ये है आपका लीवर। ये लेफ्ट साइड है और ये है आपका राइट साइड। तो चीजों को ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर के अंदर लीवर राइट साइड में होता है, दाहिने साइड में होता है। अब उस लीवर के जस्ट पीछे, उस लीवर के जस्ट पीछे होता है पैनक्रियाज, और ये पैनक्रियाज होता है लेफ्ट साइड में। मतलब लीवर के पीछे होता है किधर? लेफ्ट साइड में। और इसी लीवर के जस्ट पीछे राइट साइड में होता है गॉल ब्लैडर, जो एक थैली के रूप में आकृति का एक मांसपेशीय अंग नीचे की ओर लटका रहता है। अब क्या हुआ कि लीवर ने जो भी बाइल जूस बनाया, इस लीवर के द्वारा क्या बनाया जा रहा है? बाइल जूस। और ये बाइल जूस क्या होगा? ये आ रहा है बनकर लीवर से, और ये स्टोर होने के लिए कहाँ जाता है? गॉल ब्लैडर में जाता है। ये गॉल ब्लैडर में जाएगा। यानी बाइल जूस 24 घंटा लीवर के द्वारा बनाया जाता है। पित्त रस 24 घंटा लीवर इसको बनाता है, और ये बाइल जूस हमारे किस में आता है? गॉल ब्लैडर में आता है। और थोड़ा बहुत जो मतलब बाइल जूस से स्टोर हो चुका है गॉल ब्लैडर में, उसके बाद जो बचा हुआ बाइल जूस है वो जाकर कहाँ गिरता है? तो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में गिरता है। यानी लीवर के द्वारा जो भी पित्तरस बनाया गया उसका कुछ हिस्सा गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर हो गया, कुछ हिस्सा कहाँ चला जाता है? यहाँ से आगे बढ़ते हुए छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में जाता है। अब ड्यूडेनम वाले पार्ट में जब बाइल जूस जाएगा तो यहाँ पर ये क्या करेगा, यही आपको यहाँ पर जानना है। देखिए यहाँ पर क्या होगा। ये बाइल जूस पहुँचा कहाँ पर? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। तो बाइल जूस के बारे में मैं आपको बता दूं कि बाइल जूस होता है किस कलर का? ग्रीन कलर का, यानी हरा रंग का। और पूछेगा कि इस हरा रंग के होने के पीछे वजह क्या है? तो किसी भी चीज़ का कलर डिपेंड करता है उसके पिगमेंट पर, अर्थात उसके वर्णक पर, कि उसमें कौन सा पिगमेंट पाया जाता है। तो बाइल जूस अगर हरा होता है तो इसके हरा रंग होने का कारण है बिलीवर्डिन पिगमेंट। बिलीवर्डिन पिगमेंट।
बिलिबर्डिन पिगमेंट के चलते ये बाइल जूस किस कलर का होता है? हरा रंग का होता है। अब ये बाइल जूस 24 घंटा लीवर बना रहा है, जो भी बन रहा है वो कहाँ स्टोर रहा है? गॉल ब्लैडर में, और जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो कहाँ जा रहा है? ड्यूडेनम वाले पार्ट में। अब ड्यूडेनम वाले पार्ट में जब बाइल जूस जाएगा तो ये क्या करेगा? तो ध्यान रखेंगे, ये बाइल जूस जब पहुंचेगा ड्यूडेनम वाले पार्ट में तो सबसे पहले ये क्या करेगा कि जो भी हम लिपिड्स लिए थे, लिपिड्स यानी फैट यानी वसा, जो हम वसा लिए थे उस वसा को यह फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और फैटी एसिड क्या हो गया? छोटा पार्टिकल्स हो गया। लिपिड्स या फैट क्या है? बड़ा पार्टिकल्स हैं। ये भोजन का लार्ज पार्टिकल्स हैं और ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं। और मैं पहले इस प्रोसेस को बताते हुए आ रहा हूँ लगातार कि बड़े पार्टिकल्स का छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। तो बाइल जूस क्या करेगा? इस लिपिड या फैट का पाचन करेगा और पाचन करते हुए इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? फैटी एसिड में कन्वर्ट कर देगा। और ये वसीय अम्ल में कितना परसेंट चेंज कर देता है? तो 95% यहाँ पर लिपिड्स का ये पाचन करा देता है। कौन? बाइल जूस। और मैं बता चुका हूँ कि जब तक ये 100% जो है कन्वर्ट नहीं हो जाएगा फैटी एसिड अब ग्लिसरॉल के रूप में, तब तक पूर्ण रूप से लिपिड्स का पाचन नहीं होगा। तो 100% ये कैसे इसका पाचन होगा? तो अब पाचन कराने के लिए अगला जो ग्लैंड्स हैं वो ग्लैंड्स कौन सा है? पैनक्रियास। आइए उसको जानते हैं। पैनक्रियाज जिसको हम बोलते हैं अग्नाशय। सबसे पहले इसकी खोज किसने की? खोज लैंगरहैंस के द्वारा। लैंगरहैंस के द्वारा खोज किया गया, इसीलिए इसको आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। यानी लैंगरहैंस की दीपिकाएं। और ये जो पैनक्रियाज हैं, इस पैनक्रियाज में जो सेल होता है उसको हम कहते हैं पैनक्रियाटिव सेल। और ये जो पैनक्रियाज हैं, इस पैनक्रियाज को हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। अब इसको मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहते हैं? मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि हमारी बॉडी में ग्लैंड्स दो टाइप का होता है। एक ग्लैंड है इंडोक्राइन, इंडोक्राइन, और एक ग्लैंड है एक्सोक्राइन। तो इंडोक्राइन जो ग्लैंड होता है वो ग्लैंड्स हार्मोन निकालता है, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो क्या निकालता है? तो ये जूस निकालता है और जूस के साथ साथ एंजाइम निकालता है। तो यहाँ पर देखिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड इसलिए बोला गया क्योंकि एज ए इंडोक्राइन और एज ए एक्सोक्राइन दोनों यह कार्य करता है। ये हार्मोन भी निकालता है, ये जूस भी निकालता है, ये एंजाइम भी निकालता है। इसीलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड कहा जाता है, इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। और मिश्रित ग्रंथियों की संख्या हमारी पूरे शरीर में सिर्फ एक है, और वो कौन सा है? तो वो है आपका पैनक्रियास। अब देखिए इसमें, इस पैनक्रियाज में 4 टाइप की सेल होती हैं, 4 सेल इसमें पाई जाती हैं। 4 टाइप की सेल होती हैं। कौन कौन? तो एक सेल है अल्फा, एक सेल है बीटा, एक सेल है गामा, और एक सेल है एफ सेल। ये 4 टाइप की सेल हैं। 4 टाइप की सेल किस में पाई जाती हैं? पैनक्रियाज में। अब सबसे ज़्यादा कौन सी सेल होती हैं? तो सबसे अधिक सेल होती है इसमें बीटा सेल। बीटा सेल कितनी होती है? 90%। पैनक्रियाज के बनावट में सबसे ज़्यादा कौन सी सेल होती है? बीटा सेल। बीटा सेल कितना होता है? 90%। 5% होता है अल्फा सेल, और 2.5% होता है गामा सेल, और 2.5% ही होता है एफ सेल। तो अब आपसे पूछा जाए कि पैनक्रियाज में सबसे अधिक कौन सी सेल पाई जाती है, क्या बताएंगे? बीटा सेल। अब देखिए, अगर मैंने कहा है कि ये मिक्स्ड ग्लैंड है, यानी एज ए इंडोक्राइन और एज ए एक्सोक्राइन दोनों काम कर रहा है, तो आपके मन में एक प्रश्न जाएगा कि कौन सा इसमें सेल इंडोक्राइन काम कर रहा है और कौन सा इसमें का सेल एक्सोक्राइन की भांति काम कर रहा है। तो अल्फा, बीटा और ये गामा, जो ये 3 सेल हैं, ये इंडोक्राइन की भांति कार्य करता है। और इंडोक्राइन का मतलब आप समझते ही हैं कि यह क्या निकालेगा? तो यह हार्मोन निकालेगा।
लेकिन इसमें एक जो सेल है एफ सेल, वह काम कैसे करता है, वह एक्सोक्राइन काम करता है। और एक्सोक्राइन काम करेगा तो यह क्या निकालेगा, या तो जूस निकालेगा या फिर एंजाइम निकालेगा। तो मुझे बताइए कि मुझे यहाँ पर क्या पढ़ना है। चूँकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत हमको उनके बारे में पढ़ना है जो सेल एंजाइम को निकालने का काम करें या जूस को निकालने का काम करें। तो इसका मतलब यहाँ पर हम सिर्फ एफ सेल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यही आपको एंजाइम या जूस का श्रवण करती हैं। यही एक्सोक्राइन है, क्योंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड से निकलने वाला जूस या एंजाइम निकलकर भोजन के पार्टिकल्स का पाचन करता है। ये हार्मोन पाचन नहीं करते हैं, ये हार्मोन तो शरीर में बदलावों को लाते हैं। तो ये हार्मोन हम अलग ग्लैंड्स जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर इसकी व्याख्या करेंगे अल्फा बीटा गामा की, लेकिन यहाँ पर एफ सेल के बारे में पढ़ना होगा। अब ये जो एफ सेल हैं, जो पैनक्रियाज हैं, इस पैनक्रियाज से हमेशा एक जूस निकलते रहता है, जिस जूस को हम कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। और ये पैनक्रियाटिक जूस जो निकलता है वो भोजन के पार्टिकल्स का पाचन करता है। किस तरह से करता है उसी चीज़ को आइए यहाँ पर हम समझते हैं। देखिए, ये हो गया पैनक्रियाज, और पैनक्रियाज में हमको किसके बारे में पढ़ना है, एफ सेल। एफ सेल में किस प्रकार के एंजाइम पाए जाएंगे, किस प्रकार के जूस पाए जाएंगे, तो पैनक्रियाटिक जूस। पैनक्रियाटिक जूस निकाला। और ये पैनक्रियाटिक जूस कितने टाइप का निकालता है एफ सेल, 3 टाइप का। कौन कौन, एक निकालता है एमाइलेज, एक निकालता है ट्रिप्सिन, और तीसरा निकालता है लाइपेज। ये 3 टाइप के एंजाइम निकालने का काम कौन किया, पैनक्रियाज काम किया। और पैनक्रियाज के किस सेल से निकला, एफ सेल से निकला। इस एफ सेल में जो 3 प्रकार के जो एंजाइम पाए गए, एमाइलेज, ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये तीनों अब क्या करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। एमाइलेज जो है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और यहाँ पर ध्यान देंगे आप, मैंने इसके पहले बताया था कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन इसके पहले हुआ था किसमें, माउथ में। और माउथ में इसका पाचन जो कराया गया था वो किसके द्वारा कराया गया था, टाइलिन एमाइलेज के द्वारा। तो यहाँ देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन करेगा। और सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का पाचन क्या करेगा कि जो 70% वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो चुका था, तो कितना परसेंट बचा था, 30%। अब इस 30% कार्बोहाइड्रेट को सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। ये एमाइलेज 30% कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा। और देन 100% अब ग्लूकोज को ये किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट करेगा ग्लाइकोजेन के रूप में, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में। और मैंने बताया था कि जब 100% ग्लूकोज ग्लाइकोजेन के फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब कंप्लीट रूप से कार्बोहाइड्रेट का पाचन हो गया। तो एमाइलेज ने क्या किया, सबसे पहले जो बचा हुआ 30% कार्बोहाइड्रेट था उसको ग्लूकोज में बदल दिया। और अब उसके बाद जो 100% ग्लूकोज था उस 100% ग्लूकोज को किस में कन्वर्ट किया, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में ला दिया। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर ट्रिप्सिन, ये ट्रिप्सिन किसका पाचन करेगा, तो ये पाचन करेगा प्रोटीन का। और मैंने बताया था ना कि इसके पहले प्रोटीन का पाचन किस में हुआ था, आमाशय में, एस्टोमक में। और आमाशय में प्रोटीन का पाचन किसने कराया था, रेनिन एंजाइम ने। रेनिन एंजाइम ने प्रोटीन का कितना % पाचन करा दिया था, तो वो पाचन कराया था आपको 90%, 90%। 90% प्रोटीन का पाचन ये हो चुका था किसमें, आमाशय में। बचा हुआ कितना था, 10%। 10% प्रोटीन को सबसे पहले ये किस में कन्वर्ट करेगा, तो ये सबसे पहले कन्वर्ट करेगा पेप्टोन्स में, पेप्टोन्स में या पेप्टाइड्स में। और देन 100% पेप्टोन्स को अब यह किस में कन्वर्ट कर देगा, एमिनो एसिड के फॉर्म में। और याद कीजिए मेरा पहला क्लास जब मैंने बताया था कि जब प्रोटीन एमिनो एसिड के फॉर्म में आ जाए तो इसका मतलब है कि प्रोटीन का पूरा पाचन हो चुका है। अब देखिए लाइपेज, लाइपेज क्या करेगा, तो ये पाचन करेगा फैट का।
अभी फैट का पाचन कहाँ हुआ था? तो अभी अभी हम लोग पढ़े हैं कि फैट का पाचन अभी लीवर के द्वारा जो निकलने वाला बाइल जूस था वो छोटी आंत के ड्यूडेनम वाले पार्ट में किया, और कितना परसेंट कर दिया था? 95% फैट का पाचन करा दिया था। कौन सा एंजाइम? बाइल जूस। बाइल जूस कहाँ से निकला था? लीवर से। अब ये 95% हो चुका है, तो कितना परसेंट बचा हुआ है? 5%। तो जो 5% फैट बचा हुआ उसको सबसे पहले किस में कन्वर्ट करेगा? फैटी एसिड में कन्वर्ट करेगा, और देन 100% फैटी एसिड को अब किस में बदल देगा? तो ये बदल देगा ग्लिसरॉल के रूप में, ये चेंज कर देगा ग्लिसरॉल के रूप में। और जब फैट ग्लिसरॉल के रूप में आ जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि फैट का भी 100% पाचन हो चुका है। तो ये आपका कंप्लीटली हम कहेंगे कि यहाँ पर आकर भोजन पूरा का पूरा 100% पाचन हो चुका है। अब देखिए मेरी बातों को ध्यान दीजिए। यहाँ पर हम लोग जो भी भोजन करते हैं उसमें 3 ही पार्टिकल्स मेजर पार्ट के रूप में आते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स। लेकिन उसमें भी हम सबसे अधिक क्या लेते हैं? कार्बोहाइड्रेट लेते हैं। जैसे हम चावल, दाल, सब्जी में सबसे अधिक क्या खाते हैं? चावल खाते हैं ना, यानी कि चावल अधिक लेते हैं तो सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा लेते हैं। और चावल क्या, दाल भी खाएंगे उसमें भी थोड़ा बहुत कार्बोहाइड्रेट, जो सब्जी खा रहे हैं उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में सबसे अधिक जाता है। तो मुझे एक बात बताइए कि ये जो पाचन हुआ, उस पाचन के प्रोसेस के बाद जो भी ये स्मॉल पार्टिकल्स बना, ग्लाइकोजेन, एमिनो एसिड और ग्लिसरॉल, उसमें सबसे अधिक वह किसके रूप में स्टोर हुआ? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर हुआ। तो अंतिम रूप से एक क्वेश्चन ये पूछता है कि हमारे शरीर में भोजन किस रूप में स्टोर होता है? तो हमारे शरीर में भोजन किसके रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कौन सा भोजन का पार्टिकल्स रहता है? कार्बोहाइड्रेट। और ये जब पचता है तो किस पार्ट के रूप में आता है? ग्लाइकोजन के फॉर्म में आता है। ऐसा नहीं है कि एमिनो एसिड के रूप में स्टोर नहीं रहता है या ग्लिसरॉल के रूप में स्टोर नहीं रहता है, इसमें भी स्टोर होता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके रूप में स्टोर होता है? ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर होता है। तो हमारी इस बॉडी के इस ऑर्गन के पास आकर पूरी तरह से भोजन का पाचन हो चुका है। तो ड्यूडेनम वो पार्ट हो गया जहां अंतिम रूप से भोजन का क्या हो गया? पाचन हो गया। अब ड्यूडेनम से भोजन छोटी आंत के अगले पार्ट में पहुंचेगा, और छोटी आंत के अगले पार्ट के बारे में क्या बताया था? जेजुनम। और मैं जेजुनम के बारे में इस बात को बता देना चाहता हूं कि जेजुनम भोजन के किसी भी पार्टिकल्स का पाचन नहीं करता है। ये भोजन का पाचन नहीं करता है। इसका काम सिर्फ इतना है कि यह भोजन के जो पार्टिकल्स का पाचन हो चुका है, उस भोजन के पार्टिकल्स को यह ड्यूडेनम से इलियम वाले पार्ट में ट्रांसफर करने का काम करता है। तो यह सिर्फ क्या करता है? ट्रांसफर करता है इलियम। भोजन को कहां पहुंचाता है? इलियम में पहुंचा देता है। अब इलियम में जब भोजन पहुंचेगा तो इलियम में क्या होता है? तो ध्यान रखेंगे, इलियम में जब ये भोजन पहुंचता है, तीसरा पार्ट इसका हो गया इलियम। तो इलियम का स्ट्रक्चर कैसे होता है? तो इलियम का स्ट्रक्चर होता है इस तरह से। अब देखिए इलियम का स्ट्रक्चर ऐसे होता है। तो इस इलियम के पास क्या होता है? सरफेस एरिया होता है, और इस सरफेस एरिया को हम क्या कहते हैं? विलाई कहते हैं। तो यहां पर ये सरफेस एरिया है। इस सरफेस एरिया में आकर भोजन क्या होता है? स्टोर हो जाता है। जो फूड अभी तक पच चुका है, जो डाइजेस्टेड फूड है, अनडाइजेस्टेड नहीं है क्योंकि डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो चुका है। तो जो डाइजेस्टेड फूड है वो इस विलाई में आकर स्टोर हो गया। क्यों स्टोर हो गया? क्योंकि इस विलाई के पास सरफेस एरिया है। तो यहां जो भोजन स्टोर हो चुका, उसी भोजन को हम क्या कहते हैं? रिजर्व फूड। इसको हम नाम क्या देते हैं? रिजर्व फूड, यानी संचित भोजन। और यहाँ जो संचित भोजन है, इस विलाई वाले पार्ट से बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। उस ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से यहाँ जो रिजर्व फूड होता है, यहाँ से सभी सेल के पास पहुँच जाता है, और सभी सेल के पास जाकर ये भोजन स्टोर हो जाता है। आपसे ये प्रश्न पूछा कि सबसे अधिक भोजन किस सेल के पास स्टोर होता है? तो सबसे अधिक भोजन स्टोर होता है लीवर वाले सेल में, यानी भोजन सबसे अधिक स्टोर होता है लीवर में। सर्वाधिक भोजन कहाँ स्टोर होता है? किस सेल के पास? लीवर वाली सेल के पास। उसके बाद सबसे अधिक कहाँ स्टोर होता है? मसल सेल के पास, यानी मांसपेशी वाला जो सेल होता है उसके पास भोजन जाकर स्टोर होता है। तो यहाँ पर जो भोजन था वो भोजन यहाँ पर क्या हो गया? स्टोर हो गया। यहाँ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज हैं, यहाँ से वो भोजन क्या हुआ? यहाँ से भोजन पहुँच जाएगा सारी
सारे सेल के पास, और सारे सेल के पास जाकर क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। और जो एक्स्ट्रा भोजन है जो वो भी डाइजेस्टेड है वो इस सरफेस एरिया में आएगा, इस सरफेस एरिया में आएगा, और इस सरफेस एरिया में आकर यहाँ से चला जाएगा कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में। यानी जो भोजन स्टोर हो गया वो तो हो गया, और जो स्टोर नहीं हुआ वो इस सरफेस एरिया में आएगा, और इस सरफेस एरिया से आकर कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा। तो आपको तो लग रहा होगा कि भोजन का पाचन तो हो गया, तो यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, अब तो आगे पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं है। तो अभी तक का तो भोजन का सिर्फ पाचन हुआ है ना, ये तो पाचन का प्रोसेस हुआ है। अब उसको एब्जॉर्ब किया जाएगा, ब्लड कैपिलरीज के माध्यम से वो पहुंचेगा सारे सेल के पास, और सारा सेल उसको से एनर्जी की प्राप्ति करेगा। तो उसका अवशोषण कैसे किया जाएगा, इस चीज़ को हम पढ़ेंगे किसमें, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन के कौन कौन से पार्ट हैं और वो क्या काम करता है, इस प्रोसेस को जानेंगे हम अगले क्लास में। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।